हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी। वंदे योगा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वंदे योगा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूँ आप नोट्स और पेन साथ में लेकर बैठे होंगे और अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो बहुत जल्दी वंदे योगा का पेपर होना है, तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। कृषि का प्रारंभ अर्थात कृषि कला की खोज कब हुई थी? तो कृषि कला की खोज नवपाषाणकालीन मानव द्वारा हुई थी। ठीक हो गया। नवपाषाणकालीन मानव द्वारा कृषि की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखन कला का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में प्रारंभिक कला का भारत में लेखन कला का जो प्रारंभिक साक्ष्य होता है वो ईसा से लगभग 2000 पूर्व सिंधु सभ्यता से हमें मिलता है। देखिए, ये खोज से संबंधित प्रश्न है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो खोज से संबंधित हैं और कुछ प्रश्न होंगे जो मात्रक एवं मापन से संबंधित हैं। देखिए, खोज से संबंधित और मात्रक एवं मापन से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक, तो आज की सीरीज अच्छी सीरीज होनी है। तो आग अग्नि फायर की खोज कब हुई थी? यह भी मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा की गई थी। जंगलों में दो पत्थरों का आपस में टकराकर रगड़कर घर्षण के कारण आग की खोज की गई थी। तो मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा अग्नि की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, वस्त्र निर्माण कला की खोज कब हुई थी? वस्त्र निर्माण कला की खोज कब हुई थी? कब इंसानों ने वस्त्र निर्माण कला को सीखा था? तो ये भी नवपाषाण कालीन मानव द्वारा ये खोजा गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तांबा, कॉपर नवपाषाण कालीन मानव द्वारा खोजा गया था। सर्वप्रथम तांबे धातु को नवपाषाण कालीन मानव द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक रूप से भवन निर्माण कला, जो अभी लेटेस्ट जो भवन निर्माण कला है उसकी खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से आधुनिक भवन निर्माण कला के विकास की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया था? प्रेशर का जो लॉ होता है वो पास्कल ने दिया था, तो दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? देखिएगा, गति के जो नियम है, गति के नियम, तो गति के नियम जो है मुख्यतः 3 नियम होते हैं। गति के मुख्यतः 3 नियम हैं। ठीक, पहला जो नियम है इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। यह जड़त्व का नियम है। दूसरा जो नियम है वो है दूसरा जो नियम होगा वो होगा देखिएगा, दूसरा जो नियम होता है F = ma, जहाँ से बल के नियम का प्रतिपादन हुआ था। इसको हम लोग संवेग परिवर्तन का नियम भी कह सकते हैं। संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक हो गया। तीसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिएगा, जो गति के नियम है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं और गति की समीकरणें तो गति की भी समीकरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है v = u + at और दूसरा है s = ut + ½ at² और तीसरा है v² = u² + 2as। देखिए, जहाँ जो पहला टर्म v होगा ये प्रदर्शित करेगा किसको? देखिए, जो पहला टर्म जो v है वो अंतिम वेग को प्रदर्शित करेगा और u जो है वो प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करेगा और जो a है वो त्वरण को और t समय को। s जो होता है यहाँ पे पोजीशन को दिखाता है, ये स्थिति को, ये दूरी या विस्थापन हो सकता है। u पुनः प्रारंभिक वेग हो गया, t समय हो गया, a त्वरण हो गया और t समय। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गति का जो पहला जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा जड़त्व क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण होता है। जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण होता है
देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है जिससे यह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अपनी स्थिति में परिवर्तन मतलब माना ये स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर ही रहना चाहेगा, और एक गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहना चाहेगा। यदि ये विराम की अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में जाना चाहेगा। देखिएगा, जब भी मैं आपको किसी क्वेश्चन को बताता हूँ तो उसके बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको एक क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में। ठीक, गति का जो पहला जड़त्व का नियम है ये कहता है जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहना चाहती है, विराम की अवस्था में तो विराम की ही अवस्था में रहना चाहती है। किसी एक स्थिर और विराम एक ही चीज़ है, इसकी जगह मुझे लिखना था दिशा। दिशा का जड़त्व, दिशा होता है कोई निश्चित दिशा में। देखिए, पहला नियम फिर बता रहा हूँ मैं, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और किसी एक निश्चित दिशा में तो उसी दिशा में निश्चित दिशा में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल कार्य ना करे। ये जड़त्व का नियम है। और जड़त्व बिल्कुल अलग चीज़ है, किसी वस्तु का एक क्या है, गुण है जिससे वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, ठीक हो गया, उसके संवेग परिवर्तन की दर के dp/dt संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, देखिए, किसी वस्तु पर जितना हम बल लगाएंगे वह वस्तु में विपरीत दिशा में हमें उतना ही बल लगाइए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो गति के जो नियम हैं ये न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे, न्यूटन ने सबसे पहले दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो प्रतिपादित किया था वो भी किसने किया था, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, माना एक मैं कोई द्रव्यमान ले लेता हूँ जिसका द्रव्यमान m1 है, और इसी के सापेक्ष कोई अगला द्रव्यमान ले लेता हूँ जिसका द्रव्यमान कितना है, m2 है, और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो कहता है दोनों द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला बल, आकर्षण का बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के मध्य कार्य करने वाले दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। माना मैं कहता हूँ A अनुक्रमानुपाती B है, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि A में जैसा जैसा परिवर्तन होगा B में भी वैसा वैसा परिवर्तन होगा। मतलब A के मान में बढ़ोतरी होगी तो B के मान में बढ़ोतरी होगी, और A का मान घट रहा होगा तो B का मान भी घटेगा। ये अनुक्रमानुपाती है। माना मैं A व्युत्क्रमानुपाती B लिखता हूँ तो अपॉन में B आ जाएगा। A व्युत्क्रमानुपाती B है। इसका संबंध होता है उल्टा, यदि A के मान में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है A का मान, तो B का मान घटेगा, और A का मान घटेगा तो B का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो, समीकरण नंबर ये एक आई थी, ये दूसरी समीकरण आई थी, जहाँ दोनों समीकरणों को मैं साथ में लिखूंगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, r²। कभी भी समानुपाती के चिन्ह के साथ फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि LHS के मान में परिवर्तन होगा तो RHS के मान में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है G, m1 m2 अपॉन कितना हो गया, r²। तो ये जो नियम था ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था। और जहाँ जो कैपिटल G है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इस G का जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, इसका ये मात्रक। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि G का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था, प्रिंसिपिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में फंसने की पॉसिबिलिटी है। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादित किए थे, प्रिंसिपिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने, गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पाई। पाई क्या है, पाई की बात करेंगे तो इसका मान होता है 22/7 या फिर 3.14 और चलता जाता है।
ठीक हो गया। वैसे इसका मान 3 दशमलव कितना लिया जाता है, 1,4 ही लिया जाता है। ठीक हो गया। तो पाई क्या है, पाई की परिभाषा की बात करेंगे तो किसी वृत्त के परिधि व व्यास का जो अनुपात होता है इसी को हम बोलते हैं पाई। किसी वृत्त के, माना कोई एक वृत्त है, ठीक। अब वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए से लेके बी है, ए बी जो दूरी है ये वृत्त का व्यास है और ये पूरी की पूरी क्या है, परिधि है। तो इसका अनुपात क्या है, पाई है। ठीक हो गया। अगला देखिएगा, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ्स में भी और आपका फिजिक्स में भी ये काम करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात कितना होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है ये पाई होता है। तो इस पाई का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 22:7 या फिर इसको 22 बट्टा कितना कहते हैं, 7 कहते हैं। इसका मान लगभग 3.1416 अप टू सोन चलता रहता है ये मान, तो 3.14 लगभग इसका क्या होता है, मान होता है। अगला देखिएगा कि हमने पाई को अपरिमेय संख्या क्यों माना है। तो पाई को अपरिमेय संख्या मानने का क्या कारण है, पाई का कोई निश्चित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 22/7 तो लिखा है पर इसका मान अप टू सो ऑन चलता रहता है। ठीक हो गया, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं है, ये आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक ऐसे आता ही जाता है। क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्या को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है साइन। ठीक, ज्या सारणी किसने दी, साइन की जो एक टेबल है किसने दी, वो आर्यभट्ट ने दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ज्या मतलब साइन क्या है, तो ये क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज, माना आपने कोई एक त्रिभुज बनाया और एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मैं मानता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये जो सामने वाली चीज़ होती है ये होती है क्या, कर्ण, और ये वाली जो चीज़ होती है ये क्या होती है, आधार, और इसी के बगल में ये क्या होता है, लंब। तो यहाँ पे साइन क्या है, तो साइन माने एंगल थीटा बन रहा होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा का जो मान होता है किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण का अनुपात, लंब व कर्ण का अनुपात, लंब बट्टा कर्ण। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा तक ये काम करते हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है LAL/K इसको आपको याद रखना है। देखिएगा L/K मतलब है लंब बट्टा कर्ण, A/K मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। ऐसे ही वापस कॉट थीटा की बात करेंगे तो आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, और लास्ट में जो कॉसेक थीटा है कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है साइन क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण का क्या है, अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य का आविष्कार किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शून्य का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। अच्छा, शून्य के कार्य करने का नियम किसने दिया था। शून्य का आविष्कार तो आर्यभट्ट जी ने किया था, शून्य कार्य कर सकता है, शून्य के कार्य करने का जो नियम होता है वो ब्रह्मगुप्त जी ने प्रतिपादित किया था, ब्रह्मगुप्त जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत के लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था, तो भारत में 18 मई 1974 में पोखरण में राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था। यहीं से परमाणु परीक्षण की दुनिया में एक क्रांति आई थी और यहीं से जो है ये किया गया था, क्या प्रथम परमाणु परीक्षण प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। माना आपको क्लासेस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो और जिससे साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में उनको हेल्प करें, तो आप शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लास जो मॉर्निंग पे जो मेरी आती थी वो PYQ सीरीज़ जो केमिस्ट्री की चल रही है, उसको मैं बहुत जल्दी, आज थोड़ा सा क्लास लेट हो रही तो इवनिंग तक मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और शाम को एक और क्लास साइंस की यही सीरीज़ में लेकर आऊँगा। आज 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक इस टाइप के प्रश्नों को आप अपने पेपरों के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।